गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन बायोलॉजी। आज हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी क्लास 12 का फर्स्ट लेसन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो कायिक प्रवर्धन होता है उसकी दो विधियां होती हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला जो था वो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन था, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में पौधे ने स्वतः यानी अपने आप नए पौधे का निर्माण किया था, नए पादप का निर्माण किया था। लेकिन इसमें मनुष्य अपनी विकसित तकनीक द्वारा पौधे को नया पौधा उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। तो हम कह सकते हैं कि एक इस प्रकार का प्रवर्धन, जिस प्रवर्धन में मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी विकसित तकनीक का इस्तेमाल करके पादप के किसी कायिक भाग से नए पौधे को प्राप्त करता है, तो उसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। इसमें मनुष्य जो होता है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार जो डिजायर्ड प्लांट होता है या वांछित जो पादप होता है उसको वो प्राप्त करता है अपनी खुद की तकनीक के द्वारा। तो वो सारी तकनीक अब आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसमें इस प्रवर्धन के लिए सबसे बेस्ट जो सीजन होता है वो रेनी सीजन होता है, या आप स्प्रिंग सीजन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे बेस्ट होता है। और मनुष्य अपने जो प्लांट वो चाहता है उसको आसानी से ग्रो कर सकता है। तो आज हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की कुछ विधियों का हम यहां पर अध्ययन करेंगे। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जो विधियां होती हैं, 3 विधियां होती हैं। तो हम कह सकते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां। सबसे फर्स्ट है कटिंग, जिसको कर्तन कहा जाता है, या आप कलम भी कह सकते हैं। नंबर 2 है लेयरिंग। लेयरिंग का होता है दाब लगाना। नंबर 3 ग्राफ्टिंग, जिसको हिंदी में रोपण कहा जाता है। यहां आज हम इन 3 विधियों का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे कटिंग। कटिंग में जैसे कि नाम से ही आपके समझ में आ रहा होगा कि जो कटिंग होता है जिसको कर्तन कहते हैं या कलम कहते हैं, इसमें पौधे के जो कायिक पार्ट होते हैं जैसे जड़, तना और पत्ती, विशेष रूप से इसमें रूट और स्टेम का इस्तेमाल किया जाता है। कटिंग में उनके छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त किए जाते हैं। इन टुकड़ों को प्रेरित किया जाता है कि इन टुकड़ों से अपस्थानिक जड़ें विकसित हों, अपस्थानिक कलिकाएं विकसित हों, और अपस्थानिक कलिकाएं विकसित करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है हार्मोन के द्वारा, और वो हार्मोन होता है फाइटो हार्मोन। प्यारे विद्यार्थियों, यहां हम बात करें फाइटो वर्ड की, तो फाइटो जो वर्ड होता है ये एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है फाइटोन, जिसका होता है प्लांट्स। इसका मतलब हम कह सकते हैं जहां पर भी फाइटो वर्ड आएगा इसका मतलब आप प्लांट्स कर सकते हैं। तो फाइटो हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो प्लांट्स हार्मोन कहलाते हैं। प्लांट्स को एक तरीके से
प्रवर्धन करने के लिए प्रेरित किया जाता है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और यहां पर हम बात करेंगे फाइटो हार्मोन की, जैसे IAA फाइटो हार्मोन है, IBA फाइटो हार्मोन है, NAA फाइटो हार्मोन है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, ये सारे फाइटो हार्मोन हैं। इनका इस्तेमाल कटिंग में करते हैं। कटिंग में जैसे मैंने बताया कि इस कटिंग में हमें रूट या स्टेम के टुकड़े लेने होते हैं, उन टुकड़ों को हम जमीन में रोपित करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें उन्हें फाइटो हार्मोन देना होता है। फाइटो हार्मोन कह सकते हैं केमिकल है, उस केमिकल में उन्हें डुबाना पड़ता है ताकि उसमें अपस्थानिक कलिकाएं या अपस्थानिक जड़ें उसमें प्रस्फुटित हो सके, निकल सके और हमें नए पादप को हम प्राप्त कर सके। कटिंग का इस्तेमाल जो है मोस्टली, अगर हम बात करें, मोस्टली जो व्यक्ति हैं आजकल वो नर्सरीज के अंदर नए जो प्लांट्स हैं, जो मनुष्य चाहता है, जो डिजायर्ड प्लांट्स हैं, उनको कटिंग करके प्राप्त कर सकता है। तो कटिंग जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है स्टेम कटिंग, तना कर्तन बोलते हैं इसको। एक होता है रूट कटिंग, इसको जड़ कर्तन बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेम कटिंग हम पढ़ते हैं। स्टेम कटिंग में क्या होता है कि हमें जो वांछित पौधे जिसको हम ग्रो करना चाहते हैं, उन पौधे के स्टेम को लिया जाता है और स्टेम के 20 से 25 सेंटीमीटर स्टेम का टुकड़ा लेते हैं हम। और स्टेम का टुकड़ा लेने के बाद उस स्टेम के टुकड़े को, ध्यान दें, उस स्टेम के टुकड़े को हम, जैसे ये जमीन है, इस जमीन में ऐसे क्षैतिज रूप से हम ऐसे जमीन में रोपित कर देते हैं, क्षैतिज रूप से। और ध्यान दें कि जो भाग, जहां अगर इस भाग को हमने फाइटो हार्मोन में जो रसायन है उसमें डुबो दिया, तो यहां से इसमें हम बात करें नीचे की ओर जड़ें विकसित हो जाती हैं और उसके बाद यहां पर अपस्थानिक जो जड़ें हैं वो विकसित हो जाती हैं और विकसित होने के बाद नया प्लांट्स बन जाता है। तो स्टेम कटिंग की अगर हम यहाँ बात करें तो स्टेम कटिंग का सबसे यहाँ पर जो बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ देखें, स्टेम कटिंग का जो प्रयोग होता है वो मोस्टली शुगर केन में होता है, गन्ने के अंदर शुगर केन में स्टेम कटिंग होता है, ग्रेप्स में स्टेम कटिंग होता है। यह ध्यान दें, ये है स्टेम। इस स्टेम में ध्यान दें, यहां पर ये इंटरनोड है, ये नोड है, ये इंटरनोड है, पर्व संधि है, ये पर्व है, ये टुकड़ा है जो हमने काटा था स्टेम का। इस टुकड़े को हम जमीन में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊर्ध्वाधर स्थिति में, यानी ऐसे हॉरिजॉन्टल जमीन में रख देते हैं और यहाँ पर इसको रखने से पहले इसे फाइटो हार्मोन केमिकल में हमें डुबाना होता है। और डुबाने के बाद आप देखेंगे कि लगभग 2 या 3 वीक में यहाँ पर जो पर्व संधि है, जो इंटरनोड है, वहां पर इसमें अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जो जड़ें हैं वो स्प्राउट हो जाती है अर्थात प्रस्फुटित हो जाती है और अपस्थानिक जड़ों से ये नया पौधा तैयार हो जाता है। तो सबसे बेस्ट है, गन्ने के अंदर ऐसा होता है, ग्रेप्स में होता है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, आजकल जब पहले हम बात करें तो शुगर केन में हमेशा यही एक मेथड अपनाया जाता है, ग्रेप्स में भी होता है। तो ये तो जो था ये स्टेम कटिंग था। अब हम बात करते हैं रूट कटिंग की। रूट कटिंग में आप ध्यान दें
इसमें रूट कटिंग में क्या होता है कि जो रूट है इसके टुकड़े प्राप्त किए जाते हैं, टुकड़े हम लेते हैं। रूट का जो टुकड़ा हम लेते हैं वो ऐसा होना चाहिए, उसमें अपस्थानिक जो कलिकाएं हैं, अपस्थानिक कलिकाएं और अपस्थानिक जड़ें उसमें विकसित करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। एक बात यहां पर ध्यान दें कि इसमें जो रूट का जो हम टुकड़ा लेते हैं वो सीधा रखते हैं, उधर उधर का मतलब हम कह सकते हैं इरेक्ट रखते हैं, सीधा सीधा हम लेते हैं और सीधा लेने के बाद उसको सीधा ही जमीन के अंदर रोपित कर देते हैं ताकि उसके जो शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग में जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं वो प्रस्फुटित हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, रूट कटिंग में रूट का हमने टुकड़ा लेते हैं और टुकड़े के अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि उसमें अपस्थानिक कलिकाएं विकसित हो सके। इसमें रूट का जो टुकड़ा है वो इरेक्ट सीधा हमें लगाना होता है और ताकि उसमें शीर्ष भाग में अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित हो सके। तो ध्यान दें, ये रूट कटिंग है और रूट कटिंग जो होता है एक प्रकार से अमरूद में होता है। अमरूद जिसको गुआवा कहते हैं उसमें होता है। अमरूद के अलावा रूट कटिंग का जो एग्जांपल है, अमरूद है, सेब है, एप्पल के अंदर भी रूट कटिंग होती है। तो अब जो हम पढ़ेंगे, कटिंग हो गया। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 3 विधियां थी, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। नंबर 2 लेयरिंग, जिसको दाब लगाना कहते हैं। दाब लगाना, ध्यान दें, लेयरिंग 2 प्रकार की है। एक है माउंड लेयरिंग, जिसको एयर लेयरिंग कहते हैं। माउंट लेयरिंग या एयर लेयरिंग, और दूसरा जो है वो है बूटी। ध्यान दें, माउंट लेयरिंग, वैसे ध्यान दें कि लेयरिंग कहते किसे हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट जो इसका पार्ट था उसमें हमने कटिंग पढ़ा था, कर्तन, और कर्तन में हमने रूट और स्टेम को हमने काटा था और काट करके हमने भूमि में रोपित किया था और उसे उनमें अपस्थानिक जड़ें प्रस्फुटित करने के लिए हमने उन्हें प्रेरित किया था, केमिकल का यूज किया था। लेकिन यहां पर हमें पादप के किसी भाग को, जो वेजिटेटिव पार्ट है, कायिक भाग है, उसको हमें काटना नहीं है, काटना नहीं है। इस विधि में केवल जिस पौधे से हम पौधा प्राप्त करना चाहते हैं, जो वांछित पौधा है, उसकी किसी शाखा को लेकर के हमें उचित परिस्थिति प्रदान करके, उचित एक तरीके से हम कहें कि जो परिस्थिति है वो प्रदान करके हमें उस पादप की किसी शाखा को अपस्थानिक जड़ें प्रेरित करने के लिए, अपस्थानिक जड़ें प्रस्फुटित करने के लिए हम उसे प्रेरित करते हैं। माउंट लेयरिंग, जिसको हम टीला दाब कहते हैं, माउंट लेयरिंग जिसको टीला दाब कहते हैं, इसमें ध्यान दें क्या होता है टीला दाब। इसमें जैसे प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर माउंट लेयरिंग होता है। इसमें पादप की किसी शाखा को, जो जमीन के जो पास है, उस शाखा को हम लेते हैं और इस शाखा को बिना अलग किए हुए हमें इस भूमि में दबाना होता है।
जैसे ये जमीन है और जमीन में हमने इस शाखा को पकड़ करके जमीन में दबा दिया। यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान देनी है कि जो शाखा का जो पार्ट हमने दबाया है उसमें दो से ज्यादा परत संधि हो, ताकि उसमें प्रस्फुटन हो और एक नया पौधा हमें जल्दी प्राप्त हो सके। तो हमें वो पार्ट जिसमें पत्तियां लगी हैं वो पार्ट हमें जमीन के ऊपर रखना है, और जिसमें दो से ज्यादा परत संधि है वो पार्ट हमें जमीन में दबा देना है। और यहाँ पर हम पानी डालते रहेंगे, और पानी डालने से यहाँ पर जो परत संधियां थी उस परत संधियों से अपस्थानिक जो जड़ें हैं वो स्प्राउट होती है, प्रस्फुटित होती है। और जब इसमें अपस्थानिक जड़ें निकल जाएं तो हम यहाँ से इस शाखा को काट देते हैं और नया पादप हम यहाँ से मिट्टी के इस पिंड सहित इस पादप को उठा लेते हैं, हटा लेते हैं वहां से, और किसी दूसरी जो हमें तैयार जो हमारा जो स्थान है, जो जमीन है वहां पर सॉरी वहां पर हम इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, वहां पर इसे प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो ऐसा जो होता है वो माउंट लेयरिंग होता है चमेली और मोगरा में। चमेली और मोगरा में ऐसा होता है, चमेली और मोगरा में माउंट लेयरिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसे तीला दाब भी कहते हैं। तो वैसे अगर हम देखें प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वर्ड से भी आप समझ सकते हो, माउंट मीन्स ढेर होता है और टीला मीन्स आप जानते हो मिट्टी का टीला होता है। यहाँ पर हमने शाखा को दबाया था, यहाँ पर मिट्टी का टीला बना दिया था, और मिट्टी में नमी होने की वजह से यहाँ पर संधियों से प्रस्तावित जड़ें निकली और इस प्रकार से नया प्लांट बन गया। नंबर 2, लेयरिंग का दूसरा जो प्रकार है वो है गुटी। गुटी गुटी को एक प्रकार से एयर लेयरिंग भी कहते हैं। एयर लेयरिंग में दूसरा है गुटी, जिसको एयर लेयरिंग भी कहते हैं, गुटी या वायुदाब। ध्यान दें, इस विधि का प्रयोग जो बड़े जो ट्रीज हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें इसका इस्तेमाल होता है एयर लेयरिंग का। माउंट लेयरिंग छोटे प्लांट्स में हम करते हैं, और जो बड़ा प्लांट है उसमें एयर लेयरिंग करते हैं या गुटी का विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो बड़ा जो पेड़ है उस बड़े पेड़ का जो भाग है, जो बड़ा पेड़ है, बड़े पेड़ का जो भाग है जो बिल्कुल स्वस्थ है, वो शाखा भी हो सकती है, तना भी हो सकता है। वो भाग शाखा भी हो सकती है, तना भी हो सकता है। कंडीशन एक है कि ये सब स्वस्थ होना चाहिए, सही होना चाहिए वो पार्ट जिसका हम यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो भाग हमने इस्तेमाल किया है, जिसको हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिससे हम नया पौधा प्राप्त करना चाहते हैं, उस पौधे की जैसे मान लो ये एक शाखा है, इस शाखा को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं एयर लेयरिंग के लिए, नया प्लांट प्राप्त करने के लिए। तो यहां से इसकी जो बार्क है, छाल है, उसको ऐसे वलय के रूप में, रिंग के रूप में हटा देंगे, वलय के रूप में हटा देंगे। क्यों? क्योंकि इस विधि का जो इस्तेमाल होता है वो काष्ठीय प्लांट में होता है। काष्ठीय का मतलब ऐसा प्लांट जिसकी लकड़ी को हम यूज करते हैं, काष्ठीय प्लांट होता है। और काष्ठीय प्लांट का जो भाग हम यूज करना चाहते हैं, उसके बार्क को, छाल को हम चारों तरफ से एक रिंग के रूप में, ध्यान दें, रिंग यानी कि छल्ले के रूप में, वलय के रूप में, घेरे के रूप में हम उसे अलग कर लेते हैं छाल को। और छाल को अलग करने के बाद ध्यान दें, हमें उस जहां से हमने छाल को अलग किया है उस पार्ट को हमें मॉस या एक तरीके से नम मिट्टी कह सकते हैं, नम मिट्टी या
इसके अलावा कॉटन भी हम यूज कर सकते हैं, मोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नम मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गीली मिट्टी, या कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से किसी एक को हम लेकर के जहां से हमने उस छाल को हटाया था उसके चारों ओर उसे ढक देते हैं, बंद कर देते हैं। यहां हम नजर डालते हैं इस डायग्राम पर कि जैसे ये बड़ा प्लांट था, इस बड़े प्लांट में हमने एयर लेयरिंग का इस्तेमाल किया। इस बड़े प्लांट से हम नया एक प्लांट प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी शाखा को हमने इस्तेमाल किया। ये जो शाखा है, इस शाखा पर हमने इसकी चारों जो बारीक थी, छाल थी, उसको रिंग के रूप में हमने अलग कर लिया। और अलग करने के बाद हमने इसको चारों ओर से मोस से या नम मिट्टी से या कॉटन से हम इसे बांध देते हैं, ढक देते हैं अच्छी तरह से। ये जो उभरा हुआ हिस्सा है जिसमें हमने कॉटन इस्तेमाल कर सकते हैं, नम मिट्टी या मोस जो भी हमने इस्तेमाल किया है, तो ये जो पार्ट है जिसमें हमने ये इसको चारों तरफ से बांध दिया, लपेट दिया है, ये जो पार्ट है ये गुट्टी कहलाएगा। इसको हम गुट्टी कहते हैं। जैसा कि अपना जो दूसरा जो था वो गुट्टी या एयर लेयरिंग था, एयर लेयरिंग, इसको हम गुट्टी कहते हैं। गुट्टी शाखा का वह भाग जिस भाग को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर हमने इस शाखा के ऊपर उपस्थित जो छाल थी उसको वलय के रूप में हटाया था, और हटाने के बाद जब हमने इसमें कॉटन का इस्तेमाल किया, नम मिट्टी या मोस का इस्तेमाल किया, इसको ढक दिया, तो ये जो बंधा हुआ उभरा हुआ जो पार्ट है ये गुट्टी कहलाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाली जो शाखा है उस शाखा पर हम एक पात्र बांध देते हैं। तो एक मटका भी हो सकता है, घड़ा हो सकता है, उस घड़े को हम ऊपरी शाखा से बांधेंगे और यहाँ पर एक होल कर देंगे इस घड़े के नीचे। घड़े का जो बॉटम है उस बॉटम में हमने होल कर दिया, और होल में रस्सी को हम अच्छी तरह से उसमें लगा देते हैं, और रस्सी को निचला से ऊपरी सिरा इस होल के अंदर और निचला सिरा इस गुट्टी के ऊपर हम रख देते हैं। इस प्रकार से क्या होगा कि यहाँ से पानी बूंद बूंद का रिश्ता हुआ इस गुट्टी के ऊपर चला जाएगा, और ये हमेशा क्या रहेगा, नम रहेगा। और नम होने की वजह से इस गुट्टी के ऊपरी पार्ट से यहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकलना शुरू हो जाएगी, और जब जड़ें निकलना शुरू हो जाए तो हम यहाँ से इसको काट देंगे, और यहाँ से काटने के बाद इसको हम किसी दूसरे स्थान पर ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये विधि जो है बहुत ही अच्छी विधि है। हालांकि इसमें हम कहें कि 2 से 3 सप्ताह लगता है। 2 से 3 सप्ताह में यहाँ पर इस बूटी के अंदर इसके ऊपरी भाग पर प्रस्फुटन हो जाता है। 2 से 3 सप्ताह में या वीक में अपस्थानिक जड़ें प्रस्फुटित हो जाती हैं, और इसका इस्तेमाल, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हम कह सकते हैं अनार के अंदर ऐसा हम करते हैं, लीची में करते हैं, गुड़हल में और संतरा में। इनमें सभी में एयर लेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब थर्ड जो है वो है ग्राफ्टिंग। थर्ड जो टॉपिक है वो है ग्राफ्टिंग। इसमें ग्राफ्टिंग जो थर्ड जो विधि है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की, इस ग्राफ्टिंग में 2 अलग अलग प्लांट के 2 हमें पार्ट्स लेने होते हैं। एक पार्ट जो होता है वो उत्तम गुणों वाला होता है, उत्तम गुणों वाले पादप का भाग। एक होता है निम्न गुणों वाले पादप का भाग। दो प्लांट्स के पार्ट हम लेते हैं, एक उत्तम गुणों वाले पादप का भाग होता है, एक निम्न गुणों वाले पादप का भाग होता है। दोनों पादप के भाग को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं आपस में, इस प्रकार से उन्हें आपस में फिक्स कर देते हैं, जिससे दोनों के जो कैम्बियम है, जिसको हम एधा कहते हैं, एधा, वो आपस में एक दूसरे के संपर्क में आ जाए, और संपर्क में आने के बाद उनमें जो वेस्कुलर जो टिश्यू हैं,
वेस्कुलर जो टिश्यू हैं जिनको संवहन ऊतक कहा जाता है, वो आपस में कनेक्टेड हो जाएं और दोनों मिलने के बाद एक नए पादप का हमें नए पादप को हमें प्राप्त करना होता है। तो ध्यान दीजिए, ग्राफ्टिंग में दो अलग अलग पादपों के भाग को, टुकड़ों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है, इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि हमें तीसरा पादप प्राप्त हो सके। इसमें पादप के दो अलग अलग पादप के पार्ट्स लिए जाते हैं। एक तो वो जो डिजायर्ड पादप है, डिजायर्ड प्लांट है जिसको हम आगे ग्रो कराना चाहते हैं, और एक वो पार्ट है, वो प्लांट है जो हमारे पास है, जिस प्लांट में हम उत्तम गुण वाले प्लांट्स का टुकड़ा व्यवस्थित करना चाहते हैं। तो वो पार्ट जो उत्तम गुणों वाला पार्ट है उसको हम कलम कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सायोन कहते हैं। और निम्न गुणों वाला पादप का भाग जो निम्न गुणों वाला है, जिसमें इस कलम को हमें लगाना होता है, उसे स्टॉक या स्कंद कहते हैं। स्कंद। प्यारे विद्यार्थियों, दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। ये वो पार्ट है जो हम चाहते हैं कि ये इसके जो लाभ है वो हमें मिले। इस प्लांट को के पार्ट्स को हम ग्रो कराना चाहते हैं, और इस कलम को जिस प्लांट के पार्ट पर हम लगाते हैं वो पार्ट स्टोक या स्कंद कहलाएगा। स्टोक कलम या स्कंद को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि दोनों के जो कैम्बियम है वो आपस में जुड़ जाएं, संपर्क में हो, दोनों के कैम्बियम संपर्क में आ जाएं, और जब कैम्बियम संपर्क में आएगा तो इनके जो वेस्कुलर टिश्यू हैं वो भी आपस में संपर्क में आएंगे, और इस प्रकार से हमें नया पौधा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। ऐसा जो होता है रोज के अंदर, ऐसा होता है गुलाब में होता है, मैंगो में होता है। इस विधि का इस्तेमाल ग्राफ्टिंग का गुआवा में आप कर सकते हो, लेमन में कर सकते हो, और पियर्स के अंदर नाशपाती में भी आप ऐसा कर सकते हो। तो ध्यान दें, ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल रोज में मैंगो में, गुआवा में, लेमन में और पियर्स यानी नाशपाती में इस ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग के प्रकार। ये ग्राफ्टिंग जो है वो कितने प्रकार की होती है। ग्राफ्टिंग 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, वीप या जीभी, या इंग्लिश में टंग कहते हैं, टंग ग्राफ्टिंग। नंबर 2, फच्चर, जिसको वेज कहते हैं, वेज रोपण या ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग हम यहां लिख सकते हैं। नंबर 3, मुकुट, मुकुट या किरीट, किरीट रोपण। नंबर 4 जो है कलिका रोपण। ये 4 प्रकार हैं ग्राफ्टिंग के। वीप, जीभी या टंग ग्राफ्टिंग, फच्चर या वेज ग्राफ्टिंग, मुकुट या किरीट ग्राफ्टिंग और कलिका रोपण। तो हम 1 बाय 1 इनका हम अध्ययन करते हैं कि पहले हम पढ़ेंगे वीप या टंग ग्राफ्टिंग। इसमें ध्यान दें, वीप या टंग ग्राफ्टिंग में जो 2 पार्ट हम इस्तेमाल करते हैं, 2 अलग अलग पादप के, एक होता है हाई क्वालिटी वाला, हाई क्वालिटी वाला, हाई क्वालिटी वाला, और दूसरा जो है पार्ट वो लो क्वालिटी वाला है।
हाई जो क्वालिटी वाला है उसको हम कलम कहते हैं, तो जो लो क्वालिटी वाला है उसको हम स्कंद कहते हैं। पहली बात, वीव या टंग ग्राफ्टिंग में जो दो पार्ट हम ले रहे हैं कलम और स्कंद, इन दोनों का जो डायमीटर है यानी कि जिसको हम कहते हैं व्यास, जो व्यास है वो दोनों का समान होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कलम जो है ये पतली है और स्कंद जो है मोटी है, ऐसा नहीं, दोनों का व्यास बराबर होना चाहिए। कलम कलम को जो हम काटते हैं तो उस कलम को वी शेप में काटते हैं, उसमें 5 से 8 सेंटीमीटर एक कट लगाते हैं। कलम में 5 से 8 सेंटीमीटर का एक वी शेप का कट लगाते हैं। और जो लो क्वालिटी वाला पार्ट है, जिस पार्ट में हमें इस कलम को रोपित करना होता है, ग्राफ्ट करेंगे इस कलम को, तो उसमें भी इस वी शेप का हम उसमें भी कट लगा लेते हैं। ध्यान दें, जैसे हम बात करें तो ये है जीबी ग्राफ्टिंग, ये कलम है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट कलम का है, ये वाला पार्ट स्कंद का है। यानी ये ऑटोमेटिक पहले से जमीन में स्थित था। ये पार्ट उत्तम गुणों वाला है जिसको हम कलम कहते हैं, ये निम्न गुणों वाला है। यानी इस प्लांट में हम इस पार्ट के हमें कुछ गुण हमें चाहिए। यानी कि हम कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ये लेमन है, नींबू का प्लांट है। इस नींबू के प्लांट में पहले जो नींबू आते थे वो अच्छे नहीं आते थे, और यहाँ पर ये जो पार्ट हम लेके आए किसी दूसरे नींबू के प्लांट से लेके आए इस पार्ट को, उसमें नींबू अच्छे लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस प्लांट वाले हमें नींबू प्राप्त हो, तो हम इसमें कलम लगाएंगे, इसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ये हाई क्वालिटी का पार्ट है, ये लो क्वालिटी का पार्ट है, ये कलम है, तो इसमें हमने वी शेप का कट लगाया। अगर हम देखें ये वी शेप है, इसके जस्ट अपोजिट ऐसे लगाएंगे, ये भी वी शेप होगा, थोड़ा चेंज करेंगे, यहां पर देखो वी शेप है, यहां पर भी क्या है, ये वी शेप है। जब इसको फिट करेंगे तो ये ठीक ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर दो पार्ट थे, एक ये वी शेप है और एक नीचे वाला वी शेप। एक तो ये वी शेप हो गया, एक ऊपर वाले पार्ट में भी ये वी शेप हो गया। इसको ऐसे काटा, ये वी शेप, ये ऐसे वी शेप, दोनों को हम अच्छी तरह से बांध देते हैं। और यहाँ पर फिर क्या है, अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित हो जाती हैं, या हम ये कहें कि अंदर के अपस्थानिक कलिकाएं नहीं, अंदर के जो कैम्बियम है दोनों व्यवस्थित हो जाते हैं, और कैम्बियम के अलावा जिनमें जो संवहन जो ऊतक हैं वो व्यवस्थित हो जाते हैं, और फिर नया पादप विकसित हो जाता है। अब जो हमें फल मिलेंगे वो ऊपर वाले पार्ट्स के अनुसार मिलेंगे। तो ऐसा जो होता है वो वी और टंग ग्राफ्टिंग कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि इसमें कलम और स्कंद जो है दोनों का डायमीटर समान होना चाहिए। अब दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है फच्चारोपण। इसमें भी फच्चारोपण जो टेक्निक है, इसमें भी जो कलम है और जो स्कंद है दोनों का व्यास समान होना चाहिए, दोनों का व्यास समान होना चाहिए। कलम में वी शेप पे कट लगाते हैं, स्कंद में फच्चर के जैसा कट लगाते हैं। फच्चर के मतलब मैं आपको बता दूं वेज, और वेज का मतलब होता है नुकीला सिरा। जैसे हम पशु को बांधने के लिए जो खूंटा लगाते हैं, तो खूंटे को अगर हम देखें तो इसी शेप में लगाते हैं, नीचे से ये नुकीला होता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं समझने के लिए, जैसे मान लो ये पार्ट है तो खूंटा कहलाएगा, खूंटी कह सकते हैं। तो एक पार्ट मोटा होता है, एक पार्ट पतला होता है, इसको हम इंग्लिश में वेज कहते हैं। अगर हम वैसे बात करें तो कलम जो है इसमें वी शेप का कट लगाएंगे, इसके अंदर में वी का जस्ट अपोजिट, जैसे ये वी है इसका अपोजिट जो है ये हो जाएगा, ऐसा कट लगाएंगे। जब ऐसा कट लगाएंगे तो दोनों आपस में व्यवस्थित हो जाएंगे। यहां ध्यान दें, यह है फच्चारोपण। फच्चारोपण में एक पार्ट ऊपर था कलम का, एक पार्ट
नीचे था, कलम वाले वी शेप और स्कंद में हमने फच्चर के जैसा कट लगाया, दोनों को बांध दिया और बांधने के बाद एक नया पादप हमें मिल गया है। तो ऐसा जो होता है वो फच्चर रोपण कहलाता है। तीसरा जो है, तीसरा है मुकुट ग्राफ्टिंग। मुकुट या किरीट रोपण, इसको क्राउन ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। क्राउन ग्राफ्टिंग, ध्यान देना, इसमें जो स्कंद होता है, समझ रहे होंगे आप, स्कंद स्टॉक, वो पार्ट जिस पार्ट पर हम कलम को रोपित करते हैं वो स्कंद कहलाता है। स्कंद का व्यास अधिक होता है और कलम का व्यास बहुत कम होता है। यानी हम ये कहें कि इसमें स्कंद का व्यास कलम के व्यास की तुलना में बहुत अधिक होता है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि मुकुट या किरीट रोपण में हमें, हमारे पास मान लो जैसे ये स्कंद है, इस स्कंद पर हम एक से ज्यादा कलम लगाना चाहते हैं। एक कलम हमने यहां लगा दी, एक कलम हमने यहां लगा दी, एक कलम हमने यहां लगा दी। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि मुकुट या किरीट रोपण में या क्राउन ग्राफ्टिंग में हम एक ही स्कंद पर एक से ज्यादा प्लांट्स के जो कलम है, सायन है, उसको हम स्थापित करना चाहते हैं। एक ही प्लांट में हम एक से ज्यादा दूसरे प्लांट्स के गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, ये मुकुट ग्राफ्टिंग है, ये स्कंद है और ये यहां पर हम ऊपर देखें तो ये अपनी कलम है। ये दूसरे प्लांट उत्तम गुणों वाले प्लांट्स के भाग है ये, और ये निम्न गुणों वाला प्लांट्स था। तो हमने एक कलम को यहां रोपित कर दिया, एक कलम को यहां रोपित कर, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं या सेम भी हो सकती है अगर आप चाहो तो। यहां पर हम इसका जो व्यास है, इसका व्यास इस कलम के व्यास से काफी अधिक है ये। तो ऐसा मुकुट ग्राफ्टिंग होता है। ये मुकुट जैसा ही लगेगा जब इसके चारों ओर जो है ये कलम लगा दी जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं मुकुट या किरीट रोपण। ध्यान देना है प्यारे विद्यार्थियों कि पहला जो हमने था, जो वीप या जिव्या रोपण था, उसमें कलम और स्कंद का व्यास समान था, दोनों में वी शेप की कट लगाते हैं। नंबर दूसरा जो था वो फच्चर था, फच्चर रोपण में भी हमने कलम के अंदर वी शेप लगाया था और जो स्कंद है उसमें फच्चर के जैसा कट लगाया था। दोनों में ही वीप और फच्चर ग्राफ्टिंग में दोनों में ही स्कंद और जो कलम है दोनों का व्यास समान था। लेकिन मुकुट या किरीट रोपण में फच्चर का व्यास, स्टॉक का व्यास कलम के व्यास की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो हम मान सकते हैं इसमें सिर्फ यही है कि हम एक से ज्यादा हम यहाँ पर कलम लगा सकते हैं। ये तीसरा प्रकार था मुकुट या किरीट रोपण। अब जो चौथा है वो है कलिका रोपण। चौथा कलिका रोपण, जिसको हम बर्ड कलिका रोपण, जिसको हम कहते हैं बर्ड ग्राफ्टिंग। ध्यान दें, कलिका रोपण में हम क्या करते हैं कि जो हम कलम लेते हैं, जो उत्तम गुणों वाला पादप का भाग होता है, उस कलम के रूप में हम कलिका को लेते हैं। ध्यान दें, कलिका को जो स्वस्थ प्लांट है, जो उत्तम गुणों वाला जो प्लांट है, उस प्लांट में जो स्वस्थ कलिका है, उस कलिका को चाकू की सहायता से काफी गहराई से उस कलिका को निकाला जाता है। यानी हम ये बात करें कि जो उत्तम गुणों वाला जो पादप है, उस पादप में जो कलिका है, उस कलिका को, जिस कलिका को हम कलम के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस कलिका को चाकू की सहायता से काफी गहराई से
हमें अलग करना होता है, और अलग करने के बाद हमें इसे स्कंद में लगाना होता है। स्कंद जैसे कि हम जानते हैं ये वो पार्ट है, पादप का वो भाग है जिस भाग पर हमें कलिका को लगाना होता है। इस स्कंद में हम टी आकार का कट लगाते हैं, टी आकार का कट लगाते हैं। और टी आकार के कट लगाने के बाद हम ध्यान दें उसके चारों ओर, प्लांट के स्कंद के चारों ओर जो बार्क है, छाल है, उस छाल को हम कंप्लीट हटाते नहीं हैं। उस छाल को हम, जैसे कि हमने बूटी के अंदर किया था, बूटी में हमने रिंग जैसा एक छाल को हटाया था, लेकिन यहाँ पर छाल को हटाते नहीं हैं। छाल को सिर्फ हटाकर सिर्फ उठा देते हैं, उससे अटैच रखते हैं, एक साथ अटैच रहता है। और उस टी आकार के कट में जो हमने कलिका को अलग किया था, उस कलिका को उस टी आकार के कट में लगा देते हैं, और जो छाल है जिसको हमने अलग नहीं किया है, उस छाल को वापिस दबा देते हैं। इस प्रकार से दोनों के जो कैम्बियम है, इदा है, वो जुड़ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं, और एक नया पादप प्राप्त हो जाता है। देखते हैं कलिका में, ये कलिका है, आप देख सकते हैं ये कलिका है, ये कलम है, सॉरी ये कलिका है। इस कलिका को हमने दूसरे पादप से प्राप्त किया है जो उत्तम गुणों वाला है। इस कलिका को हम कलम के रूप में इस्तेमाल करेंगे, इस कलिका को। और ये अपना जो है ये स्कंद है, इस स्कंद में हमने टी आकार का कट लगाया है, जैसे आप देख रहे हैं ऐसे टी आकार का कट है, और यहाँ से इस छाल को हम हटा देते हैं, और इस कलिका को यहाँ हमने रोपित कर दिया है, और इस छाल को वापिस हमने ढक दिया है। और ढकने के बाद दोनों के कैम्बियम आपस में संपर्क में आ जाएंगे, और 3 से 4 सप्ताह के अंदर इनके अंदर जो सबवेंट टिश्यू जो होते हैं, ऊतक होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू, वो संपर्क स्थापित कर लेते हैं, और एक नया पादप हमें मिल जाता है। तो इसको हम एक प्रकार से हम कलिका ग्राफ्टिंग कहते हैं, जिसको हम बड ग्राफ्टिंग कहते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।